हेलो। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें बोल देना चाहता हूँ। देखिए, हम क्लास 11-12 में हम लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं वो बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कॉन्सेप्ट बेसिस प्रॉब्लम, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड। अब कॉन्सेप्ट बेसिस में हम लोग को कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज करना पड़ता है, फॉर्मूला कम यूज करना पड़ता है। और फॉर्मूला बेस में हम लोग को फॉर्मूला ज्यादा यूज करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट कम। तो पहला वीडियो हम लोग जो रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, सारा का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो कॉन्सेप्ट बेस पर चैप्टर था और ये चैप्टर फॉर्मूला बेस पर है। तो जब भी कोई फॉर्मूला बेस चैप्टर रहे, चाहे कोई भी चैप्टर में अगर फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर से जितने सारे फॉर्मूले हैं उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो इस चैप्टर का 90% सवाल आपसे बन जाएगा। 10% में थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब इस चैप्टर के बारे में बात करें, इस चैप्टर में बेसिकली 3 टाइप्स का प्रॉब्लम होगा, 3 टाइप का प्रॉब्लम होगा। एक फाइंड द वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, दूसरा प्रूफ, तीसरा सॉल्व। तो पहला टाइप का प्रॉब्लम में यहाँ पर इस पहला टाइप का प्रॉब्लम में मैं कुछ सवाल यहाँ पर लिख दिया हूं जो आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ सवाल है। मैं बेसिकली ये 6 सवाल मैं ऐसा चुनकर यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ये 6 सवाल से बाहर का सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसी के बेसिस पे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, चाहे इससे रिलेटेड ही सवाल पूछा जाएगा। ये 6 सवाल का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इस पर सारा सवाल बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है, एक्चुअली इस चैप्टर से मुझे एग्जाम में मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 में 2 नंबर क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन, 2 या 1 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और 4 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू या वैल्यू शॉर्ट क्वेश्चन का है और जो प्रूफ करने को देगा या आपको सॉल्व करने को देगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू या वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखिए, इस टाइप के सवाल बनाने के लिए ये चार्ट आपके बुक में दिया हुआ है। मैं सिर्फ 3 फंक्शन का ही चार्ट लिखा हूं, इसके बाद कॉसेक का भी है, सेक का भी है, कॉट का भी है, पर जनरली मुझे यहाँ पर 3 फंक्शन ही जरूरी पड़ेगा, इसलिए मैं इसको 3 फंक्शन का लिख दिया हूँ। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा ये चार्ट इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। ये चार्ट का क्यों जरूरी पड़ेगा ये भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए, ये डोमेन कहने का मतलब फंक्शन का ये जो x है इसका वैल्यू है। मतलब अगर x का वैल्यू इस रेंज के मतलब इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर अगर x का वैल्यू रहेगा तभी y का वैल्यू मुझे फाइनाइट मिलेगा, मतलब y का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली y का वैल्यू मतलब ये टोटल फंक्शन का वैल्यू अगर इसमें रहेगा तभी उसके लिए मुझे x का वैल्यू मिलेगा। सिंपल सा, x के इस वैल्यू के लिए y का वैल्यू इसी के अंदर मिलेगा। माने ये आपका क्या दे दिया है, बाउंड्री दे दिया है। फंक्शन का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा। अब फंक्शन का x का वैल्यू मतलब डोमेन क्या होता है x, तो x का वैल्यू इसके अंदर ही रहेगा तभी मुझे y का वैल्यू मिलेगा। अगर x का वैल्यू इसमें रहेगा तभी y का वैल्यू मिलेगा। अगर इसके बाहर अगर x का वैल्यू रह गया तो मुझे y का वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब y वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर y का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू इसी में होना चाहिए, इसके बाहर
अगर मैं बोलूं 3π/2, यानी ये साइन फंक्शन का वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि साइन फंक्शन का वैल्यू अगर मैं साइन का एक वैल्यू निकालूं, साइन इनवर्स x इक्वल टू 3π/2, तो ये इस फंक्शन का वैल्यू ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोला इस फंक्शन का वैल्यू इसके अंदर ही होना चाहिए। मीन्स मुझे यहाँ पर π/4 बोलूं तो ये फंक्शन का वैल्यू हो सकता है, π/2 बोलूं तो फंक्शन का वैल्यू हो सकता है, -π/2 बोलूं तो हो सकता है, बट 3π/2 इस रेंज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन का वैल्यू नहीं हो सकता है। अब हम लोग सवाल में आते हैं। सवाल कैसे करेंगे? सिंपल सा, मुझे फॉर्मूला याद है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट याद है, तो सवाल ऑटोमेटिक बनेगा। देखिए, मैं पहला सवाल करने जा रहा हूं, ये किसी एग्जाम में नहीं आया है, ये सवाल इसलिए बताया जा रहा है कि कैसे आपका फंक्शन का वैल्यू कैसे रेंज और डोमेन यूज हो रहा है। देखिए, cos इनवर्स cos ऑफ 13π/6, अब इसका वैल्यू मैं जानता हूं, cos इनवर्स कैसे सॉल्व, cos कैंसिल आउट, इसको मैं लिख सकता था 13π/6, ये आंसर हो जाता, पर ये आंसर गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि मुझे पता है कि cos इनवर्स इस फंक्शन का वैल्यू किसमें 0 से पाई में ही लाई करेगा, तो 0 से पाई में ये 13π/6 पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू सही नहीं है। तो यहां भी मुझे ध्यान देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू मैं जो निकाल रहा हूं उस रेंज में पड़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं पड़ेगा तो उसको मुझे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से उस रेंज में ला देना पड़ेगा। तो देखिए, मैं कैसे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। cos इनवर्स को मैं लिख सकता हूं 2π प्लस π/6, देखिए एलसीएम लेंगे तो 2l प्लस π 13π/6। अब इसको क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से तोड़ेंगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स, सॉरी यहाँ पर cos है, cos इनवर्स cos 2π/6, यानी क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट में जाए तो 2π, यहाँ तो 1π 2π/6 इसमें पड़ेगा, मतलब ये ऑल पॉजिटिव का घर है तो इसके सामने पॉजिटिव ही रहेगा, और 2π फॉर नो चेंज, यानी cos का cos ही रहा, यहाँ पर π/6। अब cos इनवर्स से अब cos काटेंगे तो क्या आ जाएगा, π/6 आंसर। देखिए, cos फंक्शन का π/6 0 से पाई में π/6 लाई करता है, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? कैसे यूज हुआ इस कॉन्सेप्ट का, क्लियर हो गया। इसलिए मैं बोला हूं ये चार्ट आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी आपको सही आंसर निकाला जा सकेगा, आपको पता चलेगा कि सही आंसर है कि नहीं। क्लियर है? अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोला है? सेकेंड प्रॉब्लम बोला है साइन ऑफ cos इनवर्स -1/2। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से सवाल कर पाइएगा। देखिए, बहुत सारे बुक में इसको लेट करके बनाया गया है, मैं लेट करके नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लेट करके बनाने में ज्यादा टाइम लॉस होता है, और ऐसे बनाने से आपको इजीली बन जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, साइन को रख दिए, cos इनवर्स, अच्छा जब भी माइनस रहे अंदर में तो उसका फॉर्मूला से हम लोग तोड़ देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, माइनस से बाहर निकालने का फॉर्मूला ये है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो बुक में देख लीजिएगा। क्लियर है? अब साइन, यहां पर देखिए पाई माइनस cos इनवर्स, इसको मैं क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से तोड़ूंगा। पाई पर क्या होता है, पाई का मल्टीपल में कुछ भी रहे तो नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन साइन में ही रहेगा। और ये किस क्वाड्रेंट में डूब रहा है, पाई माइनस मतलब ये क्वाड्रेंट, ये किसका घर है, साइन का ही घर है, तो साइन का घर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस साइन आएगा तो प्लस साइन को मैं लिखूंगा नहीं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। क्लियर है? अब देखिए, साइन cos इनवर्स 1/2 को मैं cos में क्या लिख सकता हूं, π/3। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, यही ना, cos 60 का वैल्यू
1/2, तो 1/2 का जगह पर मैं cos 60 लिख लिया। cos 60 मतलब cos π/3, cos इनवर्स ये कट गया तो ये आ गया sin π/3। और sin 60 के वैल्यू क्या होता है, √3/2। ये मेरा आंसर निकल गया। क्लियर है, बहुत ही इजी सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला याद रखिएगा। cos ऑफ -x का क्या फॉर्मूला होता है, cos ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ, -x का फॉर्मूला पाई माइनस cos ऑफ x होता है। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, tan ऑफ π/2 माइनस tan इनवर्स 1/3। अब देखिए ये सवाल वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया हुआ सवाल है, 2019 में आया है और 1 नंबर का आया था। तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा, मुझे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से आगे तोड़ लीजिए इसको। tan, देखिए π/2 का मल्टीपल में क्या होता है, चेंज। तो tan किस में चेंज होता है, क्वाड में चेंज हो गया। और ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव घर है, तो इसको मैं लिख दूंगा tan इनवर्स 1/3। अच्छा, यहाँ पर अगर कंफ्यूजन है तो ये ऐसा फंक्शन है tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, या थीटा ही ये एंगल है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट में क्या लिखते हैं, cot थीटा। तो वही cot थीटा लिखे हैं। क्लियर है, जो भी ये tan इनवर्स होता है वो एंगल होता है। tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग इज एंगल। क्लियर है। अब मुझे tan से साथ cot तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो tan इनवर्स को अगर cot में कन्वर्ट कर लें तो ये कैंसिल आउट करके मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो cot ऑफ tan को मैं cot में चेंज कर लिया तो ये 3 आ जाएगा, cot इनवर्स 3, cot के साथ cot इनवर्स कैंसिल और 3, इसका भी आंसर आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन इजीली, मैं बोला हूं, मैं इस पर जितने टाइप का प्रॉब्लम होगा मैं सब टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा तो आपको सारा टाइप का सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर, ये मुझे वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2015 में आया हुआ सवाल है। ये भी 1 नंबर का था, 2 ऑफ cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। क्लियर। अब देखिए यहां पर इस सवाल को मैं कैसे करूंगा, सिंपल सा, मैं इस एंगल को तोड़ते हुए जाऊंगा, इधर से राइट साइड से तोड़ते हुए मैं इसका वैल्यू निकालूंगा। अब यहां पर मैं कर रहा हूं, tan इनवर्स को रख दिया, 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स, और 1/2 को मैं कितना जानता हूं, sin 30 में लिख सकता हूं। sin 30 मतलब π/6। देखिए मैं यहाँ पर sin 30 लिखा, cos 60 भी लिख सकता था, 1/2 का वैल्यू cos 60 भी होता है, पर cos के साथ sin करता नहीं, इसलिए मैं sin ही यूज किया। क्लियर है। tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 इंटू ये sin से कर दिया π/6, यानी यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 30 मैंने π/3, सॉरी cos 60। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स 2 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। 1/2 बैठा दिया 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स 1 मींस tan इनवर्स tan π/4 का वैल्यू होता है 1, tan से tan कर गया यानी π/4। मैं यहीं से लिख सकता था tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, याद रखिएगा तो अच्छा है, पर मैं आप लोग को ये दिखा दिया। ये भी सवाल मेरा बन गया। सॉरी, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5, जो सीबीएसई बोर्ड में 2 बार आया हुआ है, 2018 में भी आया है, 2012 में भी आया हुआ है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो सिंपल सा अलग अलग फंक्शन का वैल्यू निकालकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, 60 मतलब π/3 माइनस
अच्छा, इसका माइनस का फॉर्मूला तोड़ ले। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले कॉस में कर लूं तो मुझे और अच्छा रहेगा। कॉस में समझने के लिए इजी होता है। कॉस साइन टैन में रहेगा फंक्शन, तो उसको समझना इजी होता है। मैं सेक में भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था, पर मैं कॉस में लाया क्योंकि कॉस में फॉर्मूला तो ना थोड़ा सा इजी होता है और कॉस को हम लोग का ब्रेन अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाता है, इसलिए हम कॉस में ला लिए। ठीक है, कॉस मतलब इस फंक्शन को रिवर्स कर देना। 2 है तो 1/2 हो जाएगा कॉस इनवर्स में। ये सारा भी फॉर्मूला ही है। tan इनवर्स, tan के साथ tan कट गया, ये हो गया π/3। कॉस का फॉर्मूला आगे तो लेते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। मैं माइनस को बाहर निकाल लिया, यही फॉर्मूला आता है π/3 माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का π/3। cos 60 का वैल्यू cos इनवर्स cos π/3। cos 60 इक्वल टू 1/2 होता है, तो cos 60 लिख दिया, cos इनवर्स से cos कट गया, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3 यानी माइनस π/3। इसका आंसर हो गया। क्लियर सवाल था। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये सब जो वैल्यू निकल रहा है यहाँ पर π/3 cos इनवर्स का रेंज में 0 से π/3 में π/3 लाई करता है, इसलिए मैं π/3 यहाँ भी लिख लिया। tan π/3 माइनस π/2 से π/2 में इसका भी वैल्यू लाई करता है, इसलिए π/3 मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अगर ये वैल्यू उस रेंज में नहीं लाई करता तो मुझे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से इसे तोड़कर उस रेंज में ला देना पड़ता। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, ये और भी इजी है। ये सारा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, -1/2। इसको मैं tan इनवर्स, इसको मैं tan π/4 लिख सकता हूँ। 1 का वैल्यू क्या होता है, tan π/4 प्लस cos इनवर्स। इसका फॉर्मूला तोड़ लीजिए, माइनस को हटा लीजिए सबसे पहले, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब इसका tan से क्या π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 को cos में π/3 लिख सकते। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पर हो गया π/4 प्लस पाई माइनस π/3। आंसर ले लीजिए 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई यानी 11 π/12। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर 11 π/12 इस रेंज में पड़ रहा है, ये मत देखिएगा। क्यों? ये सिर्फ एक फंक्शन का वैल्यू नहीं है, ये 2 फंक्शन का कॉम्बिनेशन का वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ सकता है, जो आएगा वही रखिएगा। तो आशा करता हूं आप लोग का ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।